हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन की ये दूसरी क्लास है हमारी। पहली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया गया है आपका कि द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड सेवरल कंसेशंस एंड ऑफर्ड अट्रैक्टिव पैकेज टूर्स फॉर फॉरेन विजिटर्स। देश एक्स की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। अब देखिए, स्टेटमेंट के आधार पे आपको यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया है। दो कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन है आपका, पहला निष्कर्ष है आपका कि नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट द कंट्री। अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का भ्रमण करेंगे। दूसरा कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। देश एक्स की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गंभीर प्रतीत होती है। अब आपको आंसर देना है ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए देना है कि इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। यदि केवल पहला अनुसरण करता है तो आंसर आपको ए देना है। बी है कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। सी देना है कि इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। डी देना है कि इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। और ई आपको देना है कि इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं तो आंसर आपको ई देना है। तो अब यहां पर देखो, आप जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है ना। निष्कर्ष वह है जो कि 100% सत्य है कि हाँ ये चीज ये कह रहा है। ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ जो है एजम्पशन भी पढ़ा है, हमने आर्गुमेंट भी पढ़ा है। अब इसे आर्गुमेंट की बात करें तो आर्गुमेंट में क्या है, आपको एक सलाह दी जाती है किसी काम को करने की और किसी काम को ना करने की। भाई उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आपको पॉइंट बताए जाते हैं। ठीक है ना। जब एजम्पशन की बात करते हैं तो एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है आपका जो है जहां पर कोई चीज 100% ट्रू नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाए। ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पेपर देना है, आप एग्जाम मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं एग्जाम में को क्वालिफाई कर जाऊंगा, ये मेरा एक एजम्पशन है। मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, मेरा एक अनुमान है और मैं एग्जाम में पास हो गया, मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, ये कंक्लूजन है। अब जैसे यहां पर देखिए जो आपका जो है स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि देश एक्स की सरकार ने हाल ही में कई रियायतों की घोषणा की है और विदेशी आगंतुकों के लिए आकर्षक पैकेज टूर की पेशकश की है। तो भाई जब कोई पैकेज सरकार घोषणा कर रही है तो उस पैकेज का भाई उससे तो जो आपके विजिटर्स हैं, जो फॉरेन विजिटर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। जैसे कोई भी आप अगर स्कीम लाते हैं, कोई भी आप योजना लॉन्च करते हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो यहां पर यही चीज है कि उससे क्या होगा, लोग आएंगे, लोगों जो आपके पर्यटक हैं, जो विजिटर्स हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो पहला कह रहा है कि नाउ मोर नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विल विजिट द कंट्री। अब अधिक संख्या विदेशी पर्यटक देश का भ्रमण करेंगे। बिल्कुल, सरकार ने उनको जो है बहुत अच्छे पैकेज प्रोवाइड करवाए हैं, बहुत अच्छी रियायतें दी हैं। तो जो है अब क्या होगा कि अधिक संख्या में जो है जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, अब उनका आना अधिक हो जाएगा। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स सीम्स टू बी सीरियस इन अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। देश एक्स की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गंभीर प्रतीत होती है। बिल्कुल, तभी तो उसने जो है पैकेज लॉन्च किया है, तभी तो रियायत दे रही है कि भाई मेरे यहाँ टूरिस्ट बढ़े, बाहर के लोग मेरे यहाँ घूमने आए। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वो गंभीर भी प्रतीत होती है कि उसको लगता है कि नहीं, मेरे यहाँ जो है दूसरे देश से जो लोग हैं
उनको आना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए, जिससे मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी वो गंभीर प्रतीत होती है। दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन क्या है, सही हैं भाई। इसलिए तो उसने जो है रियायतों की घोषणा की है, इसलिए तो उसने पैकेज लॉन्च किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो गंभीर है इस चीज को लेकर के। तो दोनों के दोनों आपके सही, पहला भी और दूसरा भी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ई। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या होगा। अब देखिए स्टेटमेंट है आपका कि प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अर्बन इंडिया हैव नाउ बिकम avid as well as more regular viewers of television even in households without a TV. As a result, there has been an alarming decline in the extent of readership of newspaper. शहरी भारत में प्राइम एज स्कूल जाने वाले बच्चे अब टेलीविजन के उत्साही और नियमित दर्शक बन गए हैं। यहां तक कि बिना टीवी वाले घरों में भी समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में खतरनाक गिरावट आई है। तो देखो भाई यहां पर जो है वो बता रहा है स्टेटमेंट के जो टीवी के देखने वाले लोग हैं, जो टीवी को देखने वाले लोग, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर के पाठकों की संख्या में जो है खतरनाक गिरावट आई है। अब पहला क्या कह रहा है कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड, समाचार पत्रों की पाठक संख्या बढ़ाने का उपाय खोजा जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि ए टीम ऑफ एक्सपर्ट शुड बी सेंट टू अदर कंट्रीज टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीवी ऑन द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के पाठकों पर टीवी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम दूसरे देशों में भेजी जानी चाहिए। तो आप बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। कौन सा सही निष्कर्ष आपका यहां पर आएगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो जो स्टेटमेंट है वो इस बात पे जोर दे रहा है कि जो टीवी के दर्शक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। शहरी भारत में प्राइम एज स्कूल जाने वाले बच्चे अब टेलीविजन के उत्साही और नियमित दर्शक बन गए हैं। यहां तक कि बिना टीवी वाले घरों में भी समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में खतरनाक गिरावट आई है। तो क्या यहां पर कहीं भी स्टेटमेंट में जो है इस बात पे जोर दिया गया है क्या कि समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, उसके कुछ उपाय किए जाए ताकि ये जो है समाचार पत्र के जो रीडर है उनकी संख्या बढ़ सके। ऐसी किसी बात का डिस्कशन आपके स्टेटमेंट में नहीं हुआ। स्टेटमेंट केवल बात कर रहा है कि जो टीवी के दर्शक हैं उनकी संख्या में जो है बढ़ोतरी के बारे में। तो पहला जो आपका कंक्लूजन है वो तो गलत है, पहला कंक्लूजन तो आपका गलत है। दूसरा जो है कि कह रहा है कि समाचार पत्रों के पाठकों पर टीवी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम दूसरे देशों में भेजी जानी चाहिए। तो भाई देखो यहां पर क्या है कि समाचार पत्रों के रीडर्स को कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में कोई बात आपके स्टेटमेंट में नहीं हो रही, इसे दूसरा भी आपका गलत है। दोनों के दोनों आपके गलत है, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट केवल बात कर रहा है कि जो टीवी के दर्शक है वो बढ़ रहे हैं। स्टेटमेंट में कहीं बात नहीं हुई कि जो न्यूज़पेपर के रीडर उनको कैसे बढ़ाया जाए, क्या उपाय किए जाए कि वो उसके भी रीडर बढ़ने लगे। तो जो दोनों के दोनों कंक्लूजन, पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है। तो आंसर आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर मुझे आप दीजिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, आपका कथन कह रहा है कि फ्रॉम द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स विल हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर देयर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा, ठीक है ना। कब से होगा? अगले शैक्षणिक वर्ष से, ठीक है ना, अगले शैक्षणिक वर्ष से, ठीक है ना। तो ये जो आपको इनको सुविधा मिलेगी वो अगले शैक्षणिक वर्ष से मिलेगी। तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि स्टूडेंट्स हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड
विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अर्लियर स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दीज सब्जेक्ट। पहले छात्रों के पास इन विषयों के लिए बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। अब आप मुझे बताएं कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी की ई, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है कि अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों के पास अपने स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गणित और विज्ञान छोड़ने का विकल्प होगा। तो भाई विकल्प क्यों रखा गया? विकल्प इसलिए रखा गया कि भाई चूंकि मैथमेटिक्स और साइंस में कुछ स्टूडेंट जो है कमजोर थे और वो उसको ड्रॉप करना चाहते थे, ठीक है, तो विकल्प रख दिया गया, ठीक है भाई आप ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके बिना ही पढ़ाई कर लीजिए। तो पहला क्या आपका कंक्लूजन है कि स्टूडेंट्स हु आर वीक इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी एडमिटेड। विज्ञान और गणित में कमजोर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि अब यहां पर ये सुविधा आ गई कि अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस में कमजोर हैं तो आप जो है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। तो जो उनमें कमजोर है, जो उनमें वीक है मैथमेटिक्स और साइंस में, उनको भी एडमिशन यहाँ पे प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि अर्लियर स्टूडेंट डिड नॉट हैव द चॉइस ऑफ कंटिन्यूइंग देयर एजुकेशन विदाउट टेकिंग दिस सब्जेक्ट। पहले छात्रों के पास इन विषयों को लिए बिना अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प नहीं था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब ये जो काम है वो अगले शैक्षणिक वर्ष से किया जाएगा। मतलब अभी तक ऐसा था कि अगर आप ये दोनों सब्जेक्ट नहीं लेंगे तो आप जो है पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप जो है अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख पाएंगे, ऐसा विकल्प नहीं था उनके पास, ठीक है ना। अगर आपको अपनी पढ़ाई जारी रखना है तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, लेकिन अब ये विकल्प आ गया कि आप अपनी पढ़ाई जो है इनको छोड़ करके भी जारी रख सकते हैं। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या होगा। अगला क्वेश्चन बताइए कि आंसर क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि इन ए रिसेंट सर्वे रिपोर्ट इट हैज बीन स्टेटेड दैट दोज who undertake physical exercise for at least half an hour a day are less prone to have any heart alignments। हाल ही के सर्वे रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोग दिन में कम से कम आधा घंटा शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इस स्टेटमेंट के आधार पे अब कंक्लूजन दिया गया है, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो ये चीज समझ लें, स्टेटमेंट को बहुत आराम से पढ़िए ताकि आपको हर चीज समझ में आए कि स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है। कंक्लूजन मतलब उसके अंदर जो चीज कही जा रही है, जो चीज एकदम 100% क्लियर है कि हाँ ये होगा, वही आपको बताना है। क्योंकि कंक्लूजन का मतलब होता है कि रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है ना। और रिजल्ट मतलब जो 100% क्लियर हो गया कि हाँ भाई पास या फेल, ठीक है ना, तो वो रिजल्ट है, ठीक है ना। हो जाऊंगा वो एजम्पशन था, लेकिन फेल या पास ये रिजल्ट है, और जो रिजल्ट है वही कंक्लूजन है। तो पहला क्या कह रहा है देखो कंक्लूजन कि मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर लीडिंग ए हेल्दी लाइफ। स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम स्तर का शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। दूसरा कह रहा है कि ऑल पीपुल हु डू डेस्क बाउंड जॉब्स डेफिनेटली सफर फ्रॉम हार्ट अलाइनमेंट्स। डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि पहला सही है, केवल पहला सही है, कि केवल दूसरा सही है, या पहला या दूसरा, कौन सा सही आंसर होगा यह आपको ए बी सी डी में देना है। तो अब देखिए अगर बात करें यहां पे तो ये बताया कि हाल ही की एक सर्वे रिपोर्ट में यह बताया गया, क्या बताया गया सर्वे रिपोर्ट में, कि जो लोग दिन में कम से कम आधा घंटा शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें दिल की बीमारी होने का खतरा कम होता है। तो भाई इसका मतलब ये होगा कि अगर हम आधे घंटे भी फिजिकल एक्सरसाइज दिन में कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्वस्थ रहेंगे।
भाई इससे तो ये कंक्लूजन निकला ना कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। मतलब इसका यही तो हो गया कि अगर हम भी करेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर दिन में आधे घंटे में फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये जो पहला कह रहा है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए मध्यम स्तर का शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो लोग उनको जो है वो स्वस्थ हैं, उनको जो है बीमारी होने का खतरा कम है। तो पहला जो आपका कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि डेस्क बाउंड जॉब करने वाले सभी लोग निश्चित रूप से दिल की बीमारी से पीड़ित होते हैं। ये बिल्कुल भी आपके स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी आपका जो सेकंड कंक्लूजन है वो बिल्कुल भी स्टेटमेंट से रिलेट नहीं हो पा रहा। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला कंक्लूजन आपका सही है, दूसरा गलत। तो केवल पहला, तो आंसर हो जाएगा ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि दिस वर्ड इज नाइदर गुड नॉर एविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स ए वर्ड फॉर हिमसेल्फ। कहा गया कि यह संसार ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, हर आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। सही बात है भाई, आप भी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और उस दुनिया में जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये अच्छा व्यक्ति है तो आपको अच्छा दिखता है। जो लगता है कि नहीं यार ये इसमें ये बुराइयां हैं, ये मेरे साथ ये गलत कर रहा है इसलिए ये बुरा है, तो वो आपको बुरा दिखता है। भाई जो आपके साथ अच्छा कर रहा हो आप उसको लिए आप अच्छा से सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा यार मेरा जो है मेरे बारे में अच्छा सोचता है, मेरे लिए हमेशा जो तैयार रहता है। तो अब जरा कंक्लूजन पे आते हैं। पहला क्या कह रहे हैं कि सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट गुड, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी अच्छी लगती है। दूसरा कह रहा है कि सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी बुरी लगती है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आंसर सही होगा। केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है सही होगा कि केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता सही होगा, कि यदि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, कि यदि ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है, और कि आपका ई सही होगा कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो कौन सा सही आंसर होगा जल्दी से बताइए भाई। क्या ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? पहला दूसरा दोनों सही हैं कि दोनों गलत हैं? क्या सही क्या होगा आंसर? तो देखो स्टेटमेंट कह रहा है कि यह संसार ना तो अच्छा है ना ही बुरा है, हर आदमी अपने लिए एक अलग दुनिया बनाता है। तो मैंने कहा ना कि भाई जो आपके साथ अच्छा कर रहा है उसको आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, और जो आपके साथ बुरा कर रहा है आपको लगेगा कि यार ये मेरे लिए बहुत बुरा है। तो हम अपनी दुनिया खुद से बना लेते हैं। तो पहला कह रहा है कुछ लोगों को ये दुनिया काफी अच्छी लगती है, तो सही बात है भाई। कुछ लोग हैं जो कहते नहीं दुनिया बहुत अच्छी है, ठीक है ना, क्योंकि हर आदमी अपने लिए एक दुनिया बनाता है। तो कुछ लोगों ने सोचा नहीं यार दुनिया बहुत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। कुछ लोगों ने कहा नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, ये दुनिया बहुत बेकार है, ये दुनिया बहुत बेकार है, ठीक है ना, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो यहां पर जो है दूसरा भी सही है कि सम पीपल फाइंड दिस वर्ड क्वाइट बैड, कुछ लोगों को यह दुनिया काफी बुरी लगती है। तो दोनों के दोनों आपकी कंक्लूजन कैसे सही, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर। तो समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से आप स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस स्टेटमेंट जब आप पढ़ो ना तो उसको एकदम आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़िए, जो कह रहा है उसको समझिए, वो क्या आपसे कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसमें जो चीजें हैं जो आपसे कहना चाह, जो उसका रिजल्ट है वही कंक्लूजन है, ठीक है भाई। चूंकि यहां पे देखो हर आदमी अपने लिए एक अलग दुनिया बनाता है, तो अपनी दुनिया के हिसाब से वो सोचेगा, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके सही हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि डबल योर मनी इन 5 मंथ्स एन एडवर्टाइजमेंट, 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें एक विज्ञापन। तो कंक्लूजन है पहला कि द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, आश्वासन वास्तविक नहीं है।
दूसरा कह रहा है कि पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बताइए भाई ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा कि आपका ई होगा? आपके हिसाब से क्या सही आंसर होना चाहिए इसका? एक एडवर्टाइजमेंट है, एक विज्ञापन है, ठीक है ना। तो जैसे आपने कहीं भी एक विज्ञापन देखा कि हम आपको जो है 100% एजुकेशन फ्री देंगे, तो विज्ञापन लोग क्यों चलाते हैं? पहली बात तो ये सोचिए भाई, अगर मैं विज्ञापन दे रहा हूं तो मैं क्या सोच के विज्ञापन दूंगा कि लोग यार ऐसा चाहते हैं, लोग ऐसा करना चाहते हैं। लोगों को अगर मैं मतलब कुछ देना चाहता हूं तो मतलब ऐसे दूंगा क्योंकि लोग उस चीज को चाहते हैं, लोग उस चीज को ग्रैब करना चाहते हैं। तो यहां पर जो दिया गया कि 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें, एक विज्ञापन, तो पहले में दिया रहा कि द एश्योरेंस इज नॉट जेन्युइन, आश्वासन वास्तविक नहीं है। वास्तविक है कि नहीं है, इस बात की प्रामाणिकता हम एडवर्टाइज के आधार पर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, यहां पर ये तो गलत है, ये कहना कि ये वास्तविक है कि नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि पीपल वांट देयर मनी टू ग्रो, लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, तभी तो एडवर्टाइज करा रहे हैं। भाई एडवर्टाइज किस आधार पे किया था? लोगों की मांग के आधार पे कि हाँ लोग ऐसा चाहते हैं, तो लोग जो है अपना पैसा डबल कराना चाहते, तो हम कह रहे हैं कि आप मेरे पास पैसा लेके आइए, हम आपका पैसा 5 महीने दोगुना कर देंगे। ऐसा विज्ञापन मैंने दे दिया। तो विज्ञापन इस चीज को सोच के दिया जाता है कि लोग ऐसा चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। तो दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है कि लोग जो हैं चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़े, और यही चीज सोच के विज्ञापन दिया गया कि 5 महीने में अपना पैसा दोगुना करें। वास्तविक है कि नहीं, इस बात की प्रामाणिकता हम विज्ञापन के आधार पर नहीं कर सकते। तो पहला गलत, दूसरा आपका सही है, ठीक है ना। लोग ऐसा चाह रहे हैं इसलिए उसने एडवर्टाइज ऐसा दिया है। क्लियर है? तो आपका क्या हो जाएगा यहां पे कि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता, ऑप्शन बी आपका सही होगा कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो एक एक चीज पढ़िए, देखिए यहां पे साफ लिखा है कि ओनली, ठीक है ना, एक वर्ड लगा है ओनली गुड सिंगर्स आर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, नो वन विदाउट स्वीट वॉइस इज ए गुड सिंगर। सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही आमंत्रित किया जाता है, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं होता। तो पहला कंक्लूजन है आपका कि ऑल इनवाइटेड सिंगर इन द कॉन्फ्रेंस हैव स्वीट वॉइस, सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर वाणी है। तो बिल्कुल सही है, अगर मधुर वाणी नहीं होगी तो उसको आमंत्रित नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही आमंत्रित किया जाता है। अब मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं होता, तो इसका निष्कर्ष तो यही होगा जिसकी आवाज मीठी होगी वो अच्छा गायक होगा, ठीक है। जिसकी आवाज मीठी होगी वो अच्छा गायक होगा। तो पहले तो ये जब सम्मेलन में आमंत्रित सभी गायकों की मधुर वाणी है, बिल्कुल तभी उसको आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जब मधुर वाणी होगी तो वह अच्छा गायक होगा, अच्छा गायक होगा तो सम्मेलन में बुलाया जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन के साथ, अच्छा गायक के साथ साथ अच्छी आवाज भी होनी चाहिए, सुरीली आवाज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे जो है पहला आपका जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही है। अब ऐसा नहीं कि गायक तो बहुत अच्छे, लेकिन आवाज सुरीली, आवाज ऐसी है कि लोग सुनकर भाग जाएं, तो ऐसे गायकों को नहीं बुलाया जाएगा भाई, ठीक है। तो पहला आपका सही। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है दो सिंगर्स हु डू नॉट हैव स्वीट वॉइस आर नॉट इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस, जिन गायकों की आवाज मधुर नहीं होती उन्हें सम्मेलन में नहीं बुलाया जाता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सम्मेलन में साफ ही इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई जिस गायक की आवाज अच्छी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि सम्मेलन में केवल अच्छे गायकों को ही आमंत्रित किया जाता है, मीठी आवाज के बिना कोई भी अच्छा गायक नहीं होता, पहले बता रहा है। तो आप जितने भी अच्छे गायक हैं, अगर आपकी आवाज मीठी नहीं है तो आप अच्छे गायक नहीं हैं। तो यहां ये भी सही है कि जिन गायकों की आवाज मधुर नहीं होती उन्हें सम्मेलन में नहीं बुलाया जाता।
तो दोनों के दोनों आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ई। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे दोनों के दोनों आपके सही हैं, पहला भी और दूसरा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब देखिए कथन कह रहा है कि कंपनी एक्स हैज ए रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैमराज ऑफ क्वालिटी एंड द लेटेस्ट डिजाइन सो दैट यू डू नॉट स्पॉइल इवन ए सिंगल शॉट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर कंडीशंस। कंपनी यक्स के पास गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के कैमरों के निर्माण का रिकॉर्ड है ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट खराब ना करें। मतलब कैमरा जो एक कंपनी यक्स है, वो जो आपके कैमरे बनाती है उनका एक रिकॉर्ड है, उनकी गुणवत्ता उनकी क्वालिटी का रिकॉर्ड है कि मौसम अगर खराब भी है तो भी आप एक अच्छा शॉट ले सकते हैं, अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो पहला आपका जो है कंक्लूजन वो क्या कह रहा है कि नो अदर कंपनी एक्सेप्ट एक्स इज रेप्यूटेड इन द कैमरा इंडस्ट्री। कैमरा उद्योग में यक्स को छोड़कर कोई अन्य कंपनी प्रतिष्ठित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विथ कैमरा एक्स। कैमरा एक्स से कोई भी स्वीकार्य शॉट ले सकता है। तो अब बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप स्टेटमेंट पढ़ो, कंक्लूजन अपने आप आपको क्लियर होगा कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट में केवल कंपनी एक्स अपने बारे में बता रही है कि कंपनी एक्स के पास गुणवत्ता और नवीनतम डिजाइन के कैमरों के निर्माण का रिकॉर्ड है ताकि आप मौसम की स्थिति के बावजूद, ठीक है ना, मौसम की स्थिति के बावजूद एक भी शॉट खराब ना करें। मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक्स कंपनी के पास ये रिकॉर्ड है कि उसके कैमरे से यदि आप जो है फोटो खींचेंगे तो एक भी फोटो आपकी खराब नहीं होगी। तो यहां पर जो पहला कंक्लूजन वो तो गलत है कि एक्स को छोड़कर दूसरी कोई प्रतिष्ठित कंपनी नहीं है, ये कहना तो गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी आपके स्टेटमेंट में नहीं कहा गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये कहना कि कैमरा उद्योग में यक्स को छोड़कर कोई अन्य कंपनी प्रतिष्ठित नहीं है, ये कंक्लूजन सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विथ कैमरा एक्स। कैमरा एक्स से कोई भी स्वीकार्य शॉट ले सकता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका बिल्कुल सही है कि आप जो है कैमरा एक्स से शॉट कैसा भी शॉट ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी ऐसी है कि चाहे मौसम अच्छा हो चाहे खराब हो, आप बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हैं। तो एनीवन कैन टेक एन एक्सेप्टेबल शॉट विथ कैमरा एक्स, ये बिल्कुल सही कंक्लूजन आपका होगा। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा आपका कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टेटमेंट है आपका कि रिसेंट ट्रेंड्स आल्सो इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ चाइल्ड migrants in large cities is increasing. These children leave their families to join the ranks of urban poor, doing odd jobs in markets, workshops, hotels or in service sectors. हाल के रुझान यह भी संकेत देते हैं कि बड़े शहरों में बाल प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। ये बच्चे बाजारों, कार्यशालाओं, होटलों या सेवा क्षेत्रों में छोटे मोटे काम करने वाले शहरी गरीबों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपने परिवारों को छोड़ देते हैं। अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि माइग्रेशन टू बिग सिटीज शुड बी चेक्ड, बड़े शहरों में पलायन पर लगाम लगनी चाहिए। दूसरा कह रहा था द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थ्रोली स्टडीड, गरीब बच्चों की दुर्दशा का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, कि आपका डी सही होगा, कि आपका ई सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट जो कह रहा है वो रुझान बता रहा है,
वो आपको जो है कुछ संकेतों के बारे में बता रहा है कि जो है हाल के रुझान यह भी संकेत देते हैं कि बड़े शहरों में बाल प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है। ये बच्चे बाजारों, कार्यशालाओं, होटलों या सेवा क्षेत्रों में छोटे मोटे काम करने वाले शहरी गरीबों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपने परिवारों को छोड़ देते हैं। तो ये उनके बारे में बताया जा रहा है, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए या क्या किया जाए, उपाय के बारे में कोई डिस्कशन आपके इस स्टेटमेंट में नहीं किया गया। तो पहला जो कह रहा है कि बड़े शहरों में पलायन पर लगाम लगनी चाहिए, ये बिल्कुल भी कंक्लूजन आपका रिलेट नहीं कर रहा आपके स्टेटमेंट से। दूसरा कह रहा है कि द प्लाइट ऑफ पुअर चिल्ड्रन शुड बी थ्रोली स्टडीड, गरीब बच्चों की दुर्दशा का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। ये भी जो है यहां पर आपका रिलेट नहीं कर रहा जो है आपके स्टेटमेंट से। तो देखो दोनों के दोनों जो है आपके स्टेटमेंट से रिलेट नहीं कर पा रहे, ना पहला ना दूसरा। तो दोनों के दोनों क्या आपके गलत है, ना पहला अनुसरण करता ना ही दूसरा अनुसरण करता। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि स्टेटमेंट जो बता रहा है वो केवल उनके बारे में बता रहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है उपाय क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ भी आपके स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। ठीक है ना। तो आपका पहला और दूसरा दोनों के दोनों जो है आपके कंक्लूजन गलत है। तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट देखिए कह रहा है कि नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंड दीज डेज, कोई भी देश आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। तो पहला कंक्लूजन है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट ए कंट्री नीड्स, एक देश की जरूरत की सभी चीजों का विकास और उत्पादन करना असंभव है। दूसरा है कि कंट्री मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी, सामान्य तौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं। बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा कि सी की डी की ई, कौन सा सही होगा। तो देखो दूसरा तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देशवासी आलसी हैं कि देशवासी बहुत ही जागरूक हैं या बहुत तेज हैं, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। स्टेटमेंट केवल ये कह रहा है कि कोई भी देश आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है ना। आज के दौर पर भी ऐसा कि हर चीज होते हुए भी जो है देश आत्मनिर्भर नहीं है। तो यहां पर जो पहला है वो बिल्कुल सही है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट ए कंट्री नीड्स, एक देश की जरूरत की सभी चीजों का विकास और उत्पादन करना असंभव है। सही बात है। जैसे आप अपने देश भारत की बात कर लीजिए, आपके पास कृषि है, खाने की हर चीज है, ठीक है ना, जो हर चीज आप उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन आपके पास तेल के भंडार नहीं है, क्रूड ऑयल के भंडार नहीं है आपके पास। तो उसके लिए हमको दूसरे देशों पर निर्भर कर रहना है, वहां से हमको जो है उसका इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जो है कोई भी देश आत्मनिर्भर जो है उस पर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दूसरे देश की किसी चीज के लिए जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर वो हर चीज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी, कहीं अगर भाई क्रूड ऑयल है तो उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो हमारे देश से जो है गेहूं मंगाते हैं खाने के लिए, बहुत सारी चीजें और अदर चीजें मंगाते हैं खाने के लिए कि हाँ चलो ठीक है भाई आपके पास खाने की सारी चीजें उपलब्ध है, आप मुझे प्रोवाइड कराइए, मेरे पास क्रूड ऑयल है मैं आपको क्रूड ऑयल देता हूं। तो बिल्कुल सही बात है कि एक देश की जरूरत की सभी चीजों का विकास और उत्पादन करना असंभव है। तभी तो यह कारण है कि जो है कोई भी देश आज पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है। तो पहला जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अब स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि टुडे आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड मिलियन द मेजोरिटी ऑफ मेन हैव टू लिव अंडर गवर्नमेंट्स विच रिफ्यूज देम पर्सनल लिबर्टी एंड द राइट टू डिसेंट। आज दुनिया की कई हजार मिलियन की आबादी में से अधिकांश पुरुषों को ऐसी सरकारों के अधीन रहना पड़ता है जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार से वंचित करती है। तो यहां पे कंक्लूजन है पहला कि पीपुल आर इंडिफरेंट टू पर्सनल लिबर्टी एंड द राइट टू डिसेंट,
लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार के प्रति उदासीन हैं। दूसरा कह रहा है कि पीपल डिजायर पर्सनल लाइबिलिटी एंड द राइट टू डिसेंट, लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार चाहते हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा, सी की डी की ई, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन पांचों में। तो यहां पर देखिए अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट कह रहा है कि टुडे आउट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ सेवरल थाउजेंड मिलियन द मेजोरिटी ऑफ मेन हैव टू लिव अंडर गवर्नमेंट्स विच रिफ्यूज देम पर्सनल लाइबिलिटी एंड द राइट टू डिसेंट। मतलब कि कई हजार मिलियन की आबादी में से अधिकांश पुरुषों को, ठीक है ना, अधिकांश पुरुषों को ऐसी सरकारों के अधीन रहना पड़ता है जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति के अधिकार से वंचित कर रही है, वंचित करती हैं। तो उनके अंदर उदासीनता है, इस बात का कंक्लूजन कहीं से भी स्टेटमेंट से नहीं निकल रहा। भाई उनको एक फोर्स किया जा रहा है, तभी तो वो सरकारों के अधीन इस कंडीशन पे रह रही हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी अपना जीवन अपने हिसाब से जिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। तो उदासीनता तो नहीं है उनके अंदर, उदासीनता तो नहीं है, वो असहमति का अधिकार चाहते हैं। वो जो है लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और असहमति का अधिकार चाहते हैं बिल्कुल, लेकिन उनको जो है फोर्स किया जा रहा है कि नहीं भाई आप ऐसे ही रहो, वंचित कर रहे हैं उनको उनके अधिकारों से। तो दूसरा जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है, पहला गलत है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा बी। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम्स, सम रेगुलर स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में असफलता का कारण है अनियमितता, कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो पहला कंक्लूजन आपका दे रहा है कि ऑल फेल्ड स्टूडेंट आर रेगुलर, सभी अनुत्तीर्ण छात्र नियमित हैं। दूसरा है कि ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट आर नॉट रेगुलर, सभी सफल छात्र नियमित नहीं है। तो अब बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए बी सी डी की ई कौन सा सही होगा। तो यहां पर देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि परीक्षा में असफलता का कारण है कि रेगुलर ना होना, मतलब अनियमितता। इरेगुलरिटी इज ए कॉज फॉर फेलियर इन एग्जाम्स, आप रेगुलर नहीं है, आप नियमित नहीं आ रहे, आप अनियमित आ रहे हैं, कभी आए कभी नहीं आए, इसलिए आप एग्जाम में फेल हो गए। फिर उसके आगे कुछ और दिया गया है स्टेटमेंट में कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, सम रेगुलर स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल फेल्ड स्टूडेंट्स आर रेगुलर, सभी अनुत्तीर्ण छात्र नियमित हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, सभी अनुत्तीर्ण छात्र नियमित हैं। जबकि देखो यहां पे क्या कह रहा है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो सभी जो अनुत्तीर्ण हैं वो नियमित हैं, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि असफलता क्यों आती है, वो अनुत्तीर्ण क्यों होते हैं, अनियमितता के कारण। ठीक है ना, वो इरेगुलर हैं, वो रेगुलर नहीं, इसी कारण से वो जो है फेल हो रहे हैं। तो यहां पर जो है पहला तो आपका कंक्लूजन गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल सक्सेसफुल स्टूडेंट आर नॉट रेगुलर, सभी सफल छात्र नियमित नहीं हैं। जबकि यहां पर देखो क्या है कि अनियमितता ही उसके असफलता का कारण है। तो अगर वो नियमित होता तो वह सफल होता। तो सभी सफल छात्र नियमित नहीं हैं, यह बात भी गलत है। क्योंकि जो आपका सफल है वो नियमित जरूर है, जो सफल है वो नियमित जरूर है, रेगुलर आपका जा रहा है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, अभ्यास करेंगे तभी आपको चीजें आएंगी। क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करेंगे चीजों को हम भूल जाएंगे तो फिर हम जो है एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। तो जो अभ्यास करेगा वो पास होगा, जो अभ्यास करेगा वो पास होगा, बिल्कुल भाई। क्योंकि जो अभ्यास करेगा, जो सीखेगा वो पास होगा। तो
तो यहां पर जो है कि सभी सफल छात्र नियमित नहीं है, कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि परीक्षा में असफलता का कारण है अनियमितता, और कुछ नियमित छात्र परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, मतलब जो सफल हुआ वो नियमित था। तो दूसरा भी गलत, दोनों के दोनों गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, आंसर हो जाएगा डी। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यदि ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है किस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्टेटमेंट को आप पहले अच्छे से पढ़िए। स्टेटमेंट जैसे आप पढ़ते जाएंगे अपने आप आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि स्टेटमेंट से कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो रिजल्ट होगा वही आपका कंक्लूजन होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा बताएं क्या होगा भाई। देखिए स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विल एलिमिनेट द एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा। तो पहला कंक्लूजन है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है। दूसरा है कि द एक्सेसिव एक्सप्लोशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लेड टू डिप्लेशन ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा आपका सही है। तो स्टेटमेंट देखिए आपका कह रहा है कि जो है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा। तो जब गैर पारंपरिक स्रोत जो है जब उनका उपयोग होगा तो जो है जो ऊर्जा का संकट है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, ये स्टेटमेंट का कहना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो है हम पर्यावरण की चीजें, भाई जो इन्वायरमेंटल चीजें थी उन पे हम डिपेंड थे। अब क्राइसिस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनका ह्रास हो रहा है, वो चीजें लगातार घट रही हैं, ठीक है ना। तो एक्सेसिव एक्सप्लोशन ऑफ एनवायरनमेंट हैज लेड टू डिप्लेशन ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पर्यावरण के अत्यधिक दोहन से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का ह्रास हुआ है, ये बिल्कुल सही है, ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। तभी तो हमें जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो सोर्स लगातार घट रहे हैं जो आपके एनवायरमेंटल सोर्सेस हैं, और उनके दोहन की वजह से लगातार जो है ज्यादातर यूज की वजह से जब वो चीजें घट रही हैं तो क्राइसिस बढ़ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। तो अब हमको जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस चाहिए, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है, जो आधुनिक तकनीक धीरे धीरे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रही है, ये भी बात सही है। तभी तो वो कह रहा है, तभी तो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के उपयोग से दुनिया में ऊर्जा संकट खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं जो है पारंपरिक स्रोतों की जगह ले रहे हैं, और जिससे कि आगे जो है जो आपका क्राइसिस है एनर्जी को लेके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है पहला और दूसरा दोनों के दोनों आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो आंसर हो जाएगा आपका ई, आंसर हो जाएगा ई। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, यदि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। स्टेटमेंट कह रहा है कि अंटिल आवर कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वुड बी मीनिंगलेस। जब तक हमारा देश आर्थिक समानता हासिल नहीं कर लेता तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन होगा। अब देखिए यहां पे कंक्लूजन पहला क्या दिया गया है कि पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। दूसरा है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। अब बताइए ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि स्टेटमेंट जो कह रहा है वहां पर आर्थिक जो समानता है उसको किससे रिलेट किया जा रहा है, राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र से। स्टेटमेंट देखो कह रहा है कि जब तक हमारा देश आर्थिक समानता हासिल नहीं कर लेता
तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है, क्योंकि यहां आर्थिक रूप से लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि वह जो है एक वक्त की रोटी खा सके। इतना गरीब है कि जो है वो उसके पास ना तो घर है, ना रहने के लिए कुछ है, ना खाने के लिए कुछ है। तो जो है अगर ऐसा है कि हमारा देश अगर आर्थिक समानता हासिल नहीं कर लेता तब तक जो है वो लोकतंत्र और आपका जो है राजनीतिक स्वतंत्रता ये सब अर्थहीन होंगे। तो पहला देखो आपका कंक्लूजन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं। तो देखो यहां पर क्या है कि आर्थिक समानता का रिलेशन राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र से बताया गया है। लोकतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच क्या रिलेशन है, इसको बिल्कुल भी आपके स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। तो पहला तो गलत है कि साथ साथ चलते हैं कि अलग अलग रहते हैं, ऐसा कुछ भी आपके जो है स्टेटमेंट में नहीं बताया गया। दूसरा कह रहा है कि इकोनॉमिक इक्वलिटी लीड्स टू रियल पॉलिटिकल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। आर्थिक समानता वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। जब आर्थिक समानता नहीं हासिल कर लेगा तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि आर्थिक जो समानता है वो वास्तविक राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाती है। तो दूसरा जो कंक्लूजन है आपका बिल्कुल सही होगा। तो पहला गलत, दूसरा सही, केवल दूसरा सही। तो आंसर आपका बी सही होगा। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यदि केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो है क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।